नमस्कार दोस्तों, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन के लिए ऑक्सीजन नितांत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरी वो वस्तु है ब्लड, खून। खून हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, पूरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है और ब्लड के अंदर हमारे जो शरीर में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको भी साफ करता है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बतौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि शरीर के लिए खून आवश्यक है और जो एसेंशियल जो काम है ब्लड का वो है ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और शरीर में जो गंदगियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, जो वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं उनको एग्जिट करना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके अलावा भी क्या खून से और कुछ उम्मीद की जाती है? रक्त हमें सबसे ज़रूरी, आपने एक सही शब्दों में समझा दिया कि न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान करना एवं ऑक्सीजन प्लस बॉडी में आर्टरीज के द्वारा रक्त हर कोशिकाओं को जाता है और वेन के द्वारा रक्त वापस हृदय के पास आता है। तो तमाम सारी कोशिकाएं अपनी क्रियाओं के बाद जो भी वेस्ट पैदा करती हैं वो ब्लड के द्वारा वापस आता है। तो रक्त निरंतर प्रवाह चलते रहता है हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर हमारा दुरुस्त नहीं होगा तो फिर रोड पर एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, सड़क पर गड्ढे नहीं हो, यानी कि खून में अशुद्धियाँ ना हो। किस तरह की अशुद्धियाँ खून में बनती हैं शुरुआत में, क्या कारण है और कैसे उनके कारण क्या गंभीर और सामान्य बीमारियाँ हो सकती हैं? रक्त में अशुद्धियों के दो तरह के विकार होते हैं। एक तो रक्त के खुद में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मात्रा संख्या एक आवश्यक रेंज से कम या ज़्यादा हो जाए तो वो खराब तरीके से काम करता है। दूसरा कि रक्त जिन चीज़ों का प्रवाह कर रहा है जैसे ग्लूकोज है, अदर प्रोटीन्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं, उनको ठीक एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहा हो। ये दो अलग अलग तरीके से चलती है। यूजुअली हमारे पास सबसे अहम है हीमोग्लोबिन, जो कॉमनली हर कोई हमारे शख्स हीमोग्लोबिन नाम से समझते हैं। वो लाल रक्त कणिका का एक हिस्सा है और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसे नॉर्मली एनीमिया कहते हैं, सफ़ेद शरीर पीला पड़ गया, सफ़ेद पड़ गया लोग कहते हैं, जैसे उस समय समस्या होती है कि हमारी ऑक्सीजन हृदय से लेके अलग अलग कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती है एवं शरीर के प्राय सभी अंग अपनी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, प्रभावित हो जाती है, जिससे एक थकान कमजोरी की महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, यानी आपको डेफिशिएंसी रहेगी तो आप थका महसूस करेंगे, एक्साइटेड नहीं होंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा। यस। तो कोई ख़ास वजह है जो आपने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस जो एक सेट रेंज में होनी चाहिए उसके अलावा कम या ज़्यादा हो सकती है? कोई ख़ास वजह होती है उसकी? ख़ास वजह जैसे आज अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में रक्त में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी का सबसे बड़ा कारण है पोषण। तो तकरीबन 50 से 51% लोगों में पोषण की कमी के कारण, खास करके आयरन, लोहे की कमी एवं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी, इनकी कमियों के कारण हमारा हीमोग्लोबिन कम बनता है एवं हम प्रभावित हो जाते हैं। कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जो बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी पोषण की कमी नहीं है लेकिन ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं जिनके कारण भी आपका खून कम हो जाता है। अधिकतर केस में पोषण की कमी हीमोग्लोबिन की कमी का सबसे बड़ा कारण है, जो अच्छे न्यूट्रिशन से हम हेल्दी डाइट से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो खाना तो हम वैसे तो रोज़ ही खाते हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा के खाने से पोषण हमें ज़रूरी मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं वो जानना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल आप हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से सीधी बात कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर, जयपुर का STD कोड 0141, फ़ोन नंबर 27049999 और दूसरा नंबर है 27040998। स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। जब भी हमें कॉल करें अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम कर लें, अपना नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और अपना सवाल संक्षिप्त में बताएं। सवाल के बाद और एक सवाल ना करें क्योंकि फिर प्रोग्राम की निरंतरता उसमें बाधित हो सकती है। बात को आगे बढ़ाते हैं। पोषण की आपने बात कही कि हम सामान्य तौर पर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं। एक बैलेंस डाइट आपने बात कही, अगर हम प्रेस्क्राइब करें, अगर हम देखें कि आमतौर पर महिलाओं में ख़ास तौर से हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, बच्चों में भी पाई जाती है, किस तरह से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं?
तो यूजुअली मैं सबसे आसान शब्दों में समझाना चाहूँगा बैलेंस डाइट मतलब एक सतरंगी इंद्रधनुष की तरह डाइट होनी चाहिए, कलरफुल। उसमें हरी सब्जियां भी हो, पीली दाल भी हो, पके हुए फल भी हो, सफ़ेद चावल भी हो, मतलब कलर ये से वैरायटी वाले फूड होना चाहिए। आप निरंतर एक ही तरह का खाना ना खाएं और रोज़ अपने खाने में कोशिश कर सकें तो कुछ तरह के फल उसमें इंक्लूड कर सकें, सब्जियां इंक्लूड कर सकें। अगर आप मांसाहार खाते हैं तो भी बेहद अच्छा है कुछ पोषण की कमियों के लिए। तो अलग अलग प्रकार के उसमें खाने पीने की चीज़ें हों। खास करके अगर आयरन की बात करें तो या रेड मीट, और बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं वो नहीं खाएं, तो हरी पत्ते वाली सब्जियां खाएं। गुड़ बहुत ही रिच सोर्स है आयरन का, जो आज के समय बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं। बाजरा बहुत रिच सोर्स है। तो जिनको आयरन की कमी है, खास करके हमारे सारे श्रोताओं को मैं ध्यान देना चाहूँगा, वो गुड़ और बाजरे का सेवन अपने खाने में थोड़ा बढ़ाएं, जिससे उनकी आयरन की कमी पूर्ति हो सके। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम अपने जो जीव से ड्रिवन जब हम फूड का सिस्टम बना देते हैं तो बस वहीं तकलीफ हो जाती है। ऋतु चक्र के अनुसार प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सस्ता है, सुलभ है, बस आपके कंज्यूम करने की बात है और सही तरीके से बनाने की बात है। जब आयरन आप से जो बर्तन आते हैं उनमें आप खाना बनाते हैं तो आपको आयरन इनडायरेक्टली मिल ही जाता है। तो आप देखिए, छोटी छोटी चीज़ें करने से एनीमिया जैसी बीमारी, अगर हम प्रतिशत में बात करें एनीमिया के पेशेंट्स कितने होते हैं और उससे क्या बड़े डिजास्टर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ पर? एनीमिया तकरीबन अगर आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएं किसी भी पद्धति में, तो वो एक सीबीसी टेस्ट सबसे पहले कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की मात्रा पता चलती है। अधिकांशतः मरीज की सीबीसी प्रभावित रहती है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती है इन तीनों सेल लाइन में से। और चूँकि आप यूँ सोचिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड एक तरह से ईंधन है आपकी बॉडी का, डीजल पेट्रोल है, ये नहीं है तो इंजन नहीं चलता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को, ब्लड की बीमारी से हमारे शरीर के सभी अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। एनीमिया के पेशेंट्स को चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है, उनकी मानसिक कार्यक्षमता कम हो जाती है, शरीर में मसल्स में क्रैम्प आते हैं, भूख कम हो जाती है। कई पेशेंट्स, महिलाएं खास करके ऐसी हैं जिन्हें रात को घुटनों के नीचे पिंडलियों में क्रैम्प्स रहते हैं, रात भर नींद में चिल्लाते हैं लोग, तो रेस्टलेस लेग हो जाते हैं। तो एनीमिया तकरीबन शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है और उसके लक्षण अलग अलग तरीके से भी दिखते हैं। सामान्य लक्षण कमजोरी, सांस फूलना, चेस्ट में पेन, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं, जैसे क्लॉटिंग हो जाना, वो क्या है, किन कारणों से होते हैं? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, आपने बहुत सही सवाल पूछा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर कटने पर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो जल्दी जमा नहीं हो रही है, रक्त बंद नहीं हो रहा है, तो ब्लीडिंग है। एवं रक्त बहुत जल्दी जम जाता है हमारे शरीर के नेचुरल प्रक्रिया के बावजूद, तो उसे हम थ्रम्बस कहते हैं। तो थ्रम्बस होने के पीछे या तो आपके किसी हिस्से में ब्लड बहुत धीरे बह रहा हो, या ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, जो यूजुअली ब्लड कैंसर्स में होता है, या हमारी जो खून की धमनियां हैं और जो वेन्स हैं उनकी दीवार में, एंडोथेलियम में कुछ डैमेज हो जाए, इस कारण से ब्लड ज़्यादा जमता है। तो ये ब्लड ज़्यादा जमना भी एक प्रॉब्लम है और ब्लड का अत्यधिक निकल जाना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। कई बार देखा गया प्लेटलेट्स की कमी होती है, वो क्या होता है और किन कारणों से होती है? प्लेटलेट हमारे ब्लड सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमारे शरीर में खून को जमाने के लिए, ब्लड को एक पर्टिकुलर स्टेट तक की फ्लूइडिक रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोन मैरो में ये बनती है। प्लेटलेट की लाइफ बहुत कम होती है, यूजुअली 5 से 7 दिन के लिए, इसलिए निरंतर जल्दी बनती रहती है। यूजुअली प्लेटलेट्स की कमी इन्फेक्शंस के बाद होती है, खास करके वायरल इन्फेक्शंस। अब ये गर्मियों का सीज़न, डेंगू, मलेरिया, इनके बाद अधिकांशतः मरीज को प्लेटलेट की संख्या में कमी आ जाती है। हम अपनी बात जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और अपना सवाल? क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, मैं कर रहा हूँ जयपुर जिला दूदू से। जी, अपना शुभ नाम बताएं। हाँ, आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
जयराम चौधरी। जयराम जी, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करें। जी, अपना सवाल पूछें हेलो। जयराम जी। ये लो कर दिया मैंने तो बिल्कुल। जी, अपना सवाल सवाल पूछें। ये है कि मेरा पैर कट चुका, एक पैर जयपुर हॉस्पिटल FH हॉस्पिटल अपना के सवाल अंदर पूछें, कटा है। सवाल अजीत पूछें। चौधरी डॉक्टर ने काटा है, नहीं, अपना सवाल पूछें। उसमें कट गया, इसलिए मैं क्या है कि ज्यादातर बैठा रहता हूँ। जो मेरे खाने पीने में खाना कम हो रहा है मेरा धीरे धीरे। जी, एक पैर उनको मेरा किसी खाना कारण से पीना काटना कम हो पड़ा। रहा है धीरे धीरे। क्या बात है। जी, तो चौधरी जी, आपकी जीवन शैली प्रभावित हुई है, आप अधिकांशतः बैठे रहते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, इसलिए आपको भूख भी अब कम लगती है, क्योंकि जितना आप खा रहे हैं उस तरह से आप ऊर्जा का एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं, एवं इसलिए आपकी भूख कम हो गई है। ये दुखद बात है, क्योंकि आपके एक पैर में चोट लगी और पैर कट गया, इसलिए जीवन शैली प्रभावित है, नहीं खा पाते। तो बैठे बैठे भी कुछ एक्सरसाइज की जा सकती हैं, जिससे आपके शरीर में कुछ रक्त का प्रभाव बढ़े, पसीना आए और आप स्वस्थ महसूस कर सकें, और मन को भी अच्छा लगेगा। अभी आपकी आवाज़ से लग रहा था कि आपको पैर खोने का दुख है। निश्चित तौर पर किसी को भी दुख होगा, लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और आप अगर कुछ अपने रोज़मर्रा में कुछ चेंजेस लेके आएंगे तो आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स पर। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में अत्यधिक ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है। ये यूजुअली तो टेम्पररी कम हो जाती है प्लेटलेट वायरल इन्फेक्शंस में, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। कभी कभी ये ब्लड कैंसर्स में भी कम होती हैं, जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर्स होते हैं, जिनमें प्लेटलेट बड़ी जल्दी गिरने लग जाती है, एवं हमारे पेशेंट्स को शरीर पे जगह जगह नीले चकते, ब्लीडिंग के निशान, महिलाओं में मासिक धर्म में अत्यधिक ब्लीडिंग, मसूड़ों से रक्तस्राव, नाक से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्लीडिंग की, ये प्लेटलेट की कमी के कारण हो जाती है। जी, अब आते हैं बात जिस बीमारी को सबसे बड़ा कहा जाता है, वो है ब्लड कैंसर। कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अब बदलते वक्त के साथ अब उतनी मोर्टेलिटी भी नहीं है कि लोग जीवन बच जाता है। किस तरह से शुरुआत होती है, और शुरुआत में ही कैसे इसको जांचा परखा जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है? तो ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, और आपने एक बड़ी बात कह दी कि अब उतनी मोर्टेलिटी नहीं है। जी, इससे हमारे मुझे लगता है इस दर्शकों प्रश्न को- पर हम अपनी बात जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर के साथ जुड़ेंगे हम। नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। नाम, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल? हेलो जी, आपका स्वागत है। जी, मैं अक्षय बात कर रहा हूँ इंदौर से। अक्षय, सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को भी कुछ समय पहले डेंगू हुआ था, तो उस समय मेरी जो ब्लड है प्लेटलेट्स वो कम हो गई थी। जी, तो उस समय डॉक्टर्स ने मुझे जो है वाइट ब्लड सेल्स को जो है चढ़ाई थी। तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो खून डोनेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और उससे फायदा होगा या नुकसान? अक्षय, आपने अच्छा प्रश्न किया है, और आपके जज्बे को सलाम कि आप अभी रिकवर हुए ही हैं और आप चाहते हैं कि लोगों की मदद की जाए। आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? तो पहले तो आपको बताऊं कि डेंगू जैसी बीमारी में बहुत अधिक बार हमें प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम आरडीपी या एसडीपी कहते हैं। और जब आप उस बीमारी से उबर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप वापस एक नॉर्मल इंसान की तरह हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ हो एवं जब आपके आसपास ब्लड कैंप्स लगे, आप जाके अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वो डेंगू के समय जो आपको प्लेटलेट्स चढ़ाए गए थे, उसके कारण आप अपने भविष्य में ब्लड डोनेट नहीं कर पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रूटीन ज़िंदगी जिएँ, स्वस्थ लाइफ जिएँ, एवं अपने पड़ोस में किसी नज़दीकी को जब आवश्यकता हो तो आप भी अपना रक्तदान करके उसकी जान बचाइए। बहुत सुंदर अक्षय। और बाकी जो दर्शक अभी हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जब आप कॉल करें तो कृपया अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम करें, क्योंकि फोल्ड बैक इको बनता है और उससे संवाद में थोड़ा सा ब्रेक आता है। वापस आते हैं ब्लड कैंसर पर। तो यूँ ब्लड कैंसर दो तरह से होते हैं। एक तो अगर हमारे शरीर में ब्लड में जो इमेच्योर कोशिकाएं हैं, जैसे कि
पूर्वज हमारे हैं, इस तरह उनकी इमेच्योर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो वो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया है, AML, ALL, कुछ केस में ये धीरे धीरे चलता है कछुए की तरह, जिसमें कोशिकाएं जल्दी मरती नहीं है एवं वो जमा होने लग जाती है। वो क्रॉनिक ल्यूकीमिया की तरह है। एक्यूट ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर जो AML, ALL वो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। एवं ब्लड कैंसर में हमारे शरीर की 1, 2, 3 या सभी प्रकार की ब्लड कोशिकाएं कम हो सकती हैं। केवल खून कम, केवल WBC कम या ज़्यादा, केवल प्लेटलेट कम या ज़्यादा, किसी भी तरह इनकी संख्या ऊपर या नीचे जा सकती है। किसी ब्लड कैंसर में WBC 12,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख तक जाती है। कई दफ़ा ये 200, 300 तक आ जाती हैं। प्लेटलेट 3,000, 2,000 इस स्थिति में आ सकती है। तो ब्लड कैंसर के पेशेंट को चूँकि ब्लड की कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो उनके लक्षण दिखेंगे, जैसे कि प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग हुई, WBC कम होने से इन्फेक्शंस होती हैं बार बार, हीमोग्लोबिन कम होने से सांस फूल रही है, शरीर पीला। तो ये लक्षण के द्वारा ही मरीज हमारे पास आते हैं। तो ये तो फिजिकल सिम्टम्स की बात हुई। जांच के लेवल पे हम बात करें तो कौन सी जांच करा लेनी चाहिए और क्या किस अंतराल में करा लेनी चाहिए? तो आप यूँ सर्विलेंस का कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। जब आपको ऐसे लक्षण लगे, जब भी, चूँकि ये मैंने कहा एक्यूट है तो ये सडनली होता है पिछले 20 दिन में, 1-1.5 महीने के अंतराल पे। क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो बुजुर्गों में होता है वो 5, 6, 7 साल से चल रहा होता है। वहाँ आप अगर सालाना अपनी CBC करा रहे होते हैं तो आप उनको पिक कर सकते हैं कि भाई ये पिछले साल ब्लड की कोशिकाओं में ये संख्या थी, इस साल बढ़ गई, अगले साल थोड़ी और बढ़ गई, तो पता चलता है। एक्यूट ल्यूकीमिया बड़े कम समय में होता है, वो पहले जांचों से नहीं पता चलता। जब आप किसी चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, वो आपकी CBC करते हैं, स्लाइड्स पे आपकी ब्लड कोशिकाओं को देखते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो बोन मैरो का भी एक टेस्ट होता है, उसमें हड्डी के अंदर से कुछ सैंपल लिए जाते हैं जिससे वो हम पता करते हैं कि ब्लड कैंसर्स है या नहीं है। जी, अब हम बात करते हैं कोई व्यक्ति जिसको आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि उसे कैंसर है, तो अब किस तरह का कैंसर मैनेजमेंट, क्योंकि एक बड़ा विषय है कैंसर की लड़ाई में कैंसर मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं कहना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर मैनेजमेंट में काफ़ी अहम रोल है हॉस्पिटल टीम का, जिसमें डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सभी आते हैं। मरीज़ का खुद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अपने आप को ऊर्जावान रखे, डिप्रेशन में ना जाए, टाइम पे दवाएं लें, एवं समाज, उसके परिवार के जो मित्र इर्द गिर्द, सपोर्ट स्टाफ, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम सब मिलके जब काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। ब्लड कैंसर के अधिकांशतः मरीज आज की तारीख में ठीक हो जाते हैं। केमोथेरेपी की यूजुअली हमें ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक ब्लड कैंसर्स होते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया के, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब की स्थिति में 2025 में पुरानी जैसी बातें नहीं रही। ब्लड कैंसर के अधिकतर मरीज अपनी बीमारी से जीत जाते हैं। जी, पहले कहा करते थे कि ब्लड कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, इंजेक्शन्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं और सिर्फ बड़े ख़ास शहरों में ही ये सुविधा उपलब्ध है। अब आज के दौर में अगर हम बात करें 2025 में, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को लेके, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को लेके हम बात करें तो क्या स्थिति लगती है? तो ब्लड कैंसर एवं अन्य प्रकार के कैंसर भी, इनका इलाज अब पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हमारे पास तकनीक, संसाधन, दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं आज की तारीख में अधिकांशतः, एवं अलग अलग शहरों में उनकी सरकारों के द्वारा, जैसे कि यहाँ केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, राज्य सरकार की भी एक योजना है माँ योजना, अन्य राज्यों में भी योजनाएं हैं जो आज के समय कैंसर के रोगियों के लिए जीवन दान है। पहले के समय कैंसर के पेशेंट्स को अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ती थी, उधार लेने पड़ते थे, अब उनसे छुटकारा मिला तो उन्हें एटलीस्ट अपने आर्थिक स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। एवं तमाम शहरों में एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं आज के समय, मशीन्स उपलब्ध हैं, टेस्ट्स उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो पहले की तरह कैंसर से डरे नहीं। आप अपने नज़दीकी विशेषज्ञ से मिलें, अधिकांशतः आपको इलाज भी फ्री मिल जाता है एवं अच्छी सुविधा मिल सकती है आपको। जो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेजेस किया गया है, व्हाट डज इट मीन बाय दीज स्टेज? सो द स्टेज मीन्स हाउ फार अ डिजीज हैज रीच्ड। सपोज इफ़ यू हैव अ लंग कैंसर, वो केवल लंग में एक जगह ही सीमित है तो लिमिटेड स्टेज है, वो ब्रेन में चला गया या और इट हैज़ मेटास्टेटाइज टू लीवर, तो हम उसको एडवांस स्टेज कहते हैं, स्टेज 4। तो ब्लड कैंसर में हर समय हम इस तरीके से स्टेज से नहीं चलते हैं, क्योंकि ब्लड कंटिन्यूसली हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है, वो तो हर जगह ही पहुंचा हुआ है।
तो ब्लड डिजीज़ को यूजुअली हम सिस्टमिक डिजीज़ की तरह ही देखते हैं कि स्टेज 4 की तरह ही हम हमारे मन में गिनते हैं। तो अलग अलग कैंसर के लिए किसी समय ग्रेड इम्पॉर्टेंट है, किसी समय स्टेज इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में जो हम टीवी और फिल्मों में सुनते थे स्टेज 4, उस तरीके से ब्लड कैंसर को जज नहीं करना चाहिए। जी, अब मैं बात करता हूँ कि कई बार देखने में आया है कि पेशेंट ठीक हो गया, घर आ गया और कुछ समय तक, साल 2 साल तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर से कैंसर की वापसी हो जाती है, फिर ट्रीटमेंट लिया, फिर ठीक हो गया, 3 बार तक पेशेंट ठीक रहा, चौथी बार में फिर ज़िंदगी की लड़ाई हार जाता है। तो ये सब क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये एक दुखद विषय है और ये अभी भी रिसर्च का विषय है कि कुछ खास लोगों में एक कैंसर होता है, अधिकांशतः दूसरों में नहीं होता है। तो हमारे शरीर की जो अनुवांशिक मेकअप है, जो जेनेटिक मेकअप है, एवं हमारे आसपास के वातावरण, हमारे खान पान, हमारे कोशिकाओं को जो डैमेज हो रहा होता है, ये इसमें रोल प्ले करती हैं। फिर वायरल इन्फेक्शन से कुछ जो इसमें रोल प्ले करती हैं। आप दोबारा कैंसर ना हो इसको बहुत स्ट्रांगली तो नहीं रोक पाते, मगर अपनी अच्छी जीवन शैली, हेल्दी डाइट और वायरल इन्फेक्शन से बचाव, प्रॉपर टाइम पे वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स और आपके चिकित्सक के द्वारा, आपके हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट की जो सलाह है उसे माने, तो आप आने वाले खतरे से पहले वाकिफ़ हो जाते हैं। जी, थैलेसीमिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के समाज में काफ़ी चिंताएं रहती हैं। थैलेसीमिया क्या है, क्यों होता है और किस तरह के इलाज उपचार संभव हैं? मैं आपका दिल से आभार करना चाहूँगा कि आपने थैलेसीमिया जैसा मुद्दा उठाया। थैलेसीमिया एक तरह से एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें जो बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया के कैरियर थे, जो हमारे आपकी तरह सामान्य दिखते हैं, जिन्हें पता भी नहीं चलता कि हम थैलेसीमिया कैरियर हैं, एवं उनकी जांचें नहीं रहती हैं, और दोनों पेरेंट्स अगर थैलेसीमिया के कैरियर हों तो बच्चे में थैलेसीमिया आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे केस में बच्चे की बोन मैरो में नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, एवं जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके शरीर को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। पहले 1.5 महीने में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, अंततः उसके शरीर में तमाम तरह की विकृतियाँ हो जाती हैं। बोन स्टेडी, फेशियल, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता है, वो अपने स्कूल, अपने कॉलेज, परिवार सबसे बिछड़ जाता है। तो मैं एकदम बहुत ही स्ट्रांगली और एक अपील की तरह कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं से, देखने वालों से, चिकित्सकों से, समाज के लोगों से, जैसे विवाह से पहले जन्म कुंडली मिलाते हैं वैसे रक्त कुंडली जरूर देखी जानी चाहिए बिल्कुल, कि उस गर्भवती महिला और उसके पति की वो दोनों प्रभावित तो नहीं होता, कि आने वाला बच्चा प्रभावित ना हो। हम एक बच्चे को, बीमार बच्चे को पैदा होने से रोक सकते हैं, वही थैलेसीमिया की सबसे बड़ी रोक है। इसके बाद उपचार में एकमात्र उपचार है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अन्यथा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम फिल्मों में देखते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, बड़ा पेनफुल प्रक्रिया मानी जाती रही थी। आज के दौर में क्या ये सुगम है, सुलभ है, सस्ता है? सस्ता, यकीनन सस्ता है आज के दौर में, एवं उपलब्ध भी है बड़े शहरों में, जैसे जयपुर में भी 2-3 सेंटर्स कर रहे हैं, बड़े शहरों में उपलब्ध है। पुराने समय के मुकाबले अब बहुत ही कम पेन है, क्योंकि पहले बोन मैरो से ही हम बोन के अंदर से बार मैरो निकालते थे। आज के समय हम केवल पेरिफेरल ब्लड से निकालते हैं, जैसे हम रूटीन एसडीपी डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, उस तरह ही हमारे पास एक मशीन होती है, सेल सेपरेटर एफरेसिस मशीन, एवं हम पेशेंट की ब्लड से स्टेम सेल निकाल लेते हैं। तो अब हमें किसी तरह की ऑपरेशन की, काट छाँट की, उन चीज़ों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब एक्चुअली स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के नाम से पहचाना जाना चाहिए, एवं 10 से 12 लाख में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हो जाते हैं आज के समय। जी, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछें। हेलो सर, मेरा नाम धनपत राम है, मैं हनुमानगढ़ जिले से बोल रहा हूँ, और मेरी पत्नी के शुगर है और उनके चमड़ी पे खून के धब्बे से छोटे छोटे पड़ जाते हैं, छोटे मोटे निशान पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सावधानी करनी चाहिए और इसका इलाज क्या है? गणपत जी, ब्लड शुगर एक ऐसी बीमारी है जो मरीज को
काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाती है अगर शुगर कंट्रोल ना हो। आपके जो चिकित्सक ने आपको शुगर की दवाइयाँ दे रखी हैं, इंसुलिन है या ओरल टैबलेट्स हैं, उनको नियमित लेवें एवं अपने खान पान और दिनचर्या को संभालें। और जो स्किन पे आपने कहा छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं, एक बार सीबीसी करा के अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। कई दफ़ा हमारे स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्रेजाइल होती है, वो जल्दी जल्दी टूटती हैं, जिससे भी ऐसे निशान पड़ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ब्लड से रिलेटेड संबंध ना हो, जनरल बात हो, तो आप एक बार अपने फिजिशियन को दिखाएं एवं ब्लड टेस्ट कराएं। लिम्फेटिक सिस्टम्स हम एक टर्म यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ दैट? Lymphatic system is it's like our blood vessels which carry blood. So there is something, the impurities जो कि हमारे सेल से ब्लड में नहीं आ पाती और सेल से स्क्वीज होकर निकल जाती हैं, उनको भी वापस ब्लड में लाना पड़ता है। तो एक पैरेलल सिस्टम चल रहा था, वो लिम्फेटिक सिस्टम है। इट्स लाइक व्हाट यू आर डूइंग, डीडी इज़ द ब्लड सिस्टम, एंड कुछ प्राइवेट न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम की तरह। तो मेन स्ट्रीम के साथ साथ पैरेलली जो चीज़ चल रही है वो लिम्फेटिक। उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य कुछ ऐसी इन्फेक्शंस, इम्प्योरिटीज़ जो कि उन टिश्यू से ब्लड में नहीं आ पाई एंडोथेलियम के द्वारा, वो शरीर में जमा ना हो हर सेल्स में, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम उन चीज़ों को कलेक्ट करके वापस वेन में डालेगा बिफोर इंटरिंग हार्ट में इंटर करने से पहले। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम रिकैप करना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ बना रहे और कैंसर ना हो, या किन तरीक़ों से उसे पता लग जाए, और उसके बाद किस तरह से अपना जीवन शैली जिए कि वो अपना जीवन स्वस्थ और काम करते हुए जी सके। तो सबसे पहले सुबह टाइम पे उठने की कोशिश, उसके बाद अपने खाने पीने पे ध्यान देना एवं अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना, व्यायाम करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना, खास करके उसके ऊपर स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे एकदम दूरी बना के रखें। ये अगर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उसके अलावा समाज को, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। एवं जब भी आपको लगे कि हमारे शरीर में कोई एक विशेष अनयूजुअल सिम्टम है, कोई नई चीज़ पैदा हो रही है जो कि आपको तकलीफ़ दे रही है पिछले कुछ दिनों से, तो उसकी निरीक्षण करवाइए अपने नज़दीकी चिकित्सक से, सर्जन से, किन्हीं को भी दिखाइए एवं पता चले कि क्या है। कई लोगों के गांठ होती हैं, वो लंबे समय से पड़ी रहती हैं, लेकिन वो शर्म के मारे उन गांठों को दिखाते नहीं है, बाद में काफ़ी समय के बाद वो एडवांस कैंसर के रूप में डायग्नोज होती हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाएं नहीं, लंबे समय से चल रही हो तो आप उन्हें अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं एवं कोशिश करें कि आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हों, एवं जहाँ तक हो सके पैक्ड फूड कम से कम, शुद्ध खाना, खास करके घर का बना खाना, एवं अल्कोहल एंड सिगरेट, इनसे तो एकदम तौबा। तो लवोलवाल यही है कि स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपकी ज़िंदगी का रिमोट आपके अपने हाथ में है। जैसा सदियों से सुनते आ रहे हैं, सुबह समय पे उठिए, अच्छा खाना खाइए। जिन चीज़ों के लिए निषेध कहा जाता है कि सिगरेट से, अल्कोहल से दूरी बना के रहिए, तब आप स्वस्थ रह पाएंगे। और अननेसेसरली आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी है, आप उसे बीमारियों पर क्यों खर्च करना चाहते हैं? वो पैसा आपके पास रहेगा तो जीवन में आनंद ले पाएंगे, अपने परिवार को आनंद दे पाएंगे, समाज को दे पाएंगे। और जब आप स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने बेहतर जानकारियाँ जी, बेसिक जानकारियाँ दी और बड़ी सरलता से इस विषय को समझाया, जो कि ब्लड कैंसर एक बड़ा और गंभीर विषय है। आपका अनेक अनेक धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं भविष्य में आपसे पुनः मुलाकात होगी और ज़्यादा जानकारियाँ हमारे दर्शकों की हम ले पाएंगे। हेलो डॉक्टर, मैं आज के लिए बस इतना ही लेते हैं विदा। धन्यवाद के साथ नमस्कार।